गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विशिष्ट फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की। इसके जो पहले वाली क्लास हुई उसमें मैंने जस्ट ऊष्मागतिकी के इंट्रोडक्शन के रूप में देखा था, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम देख लिया था, टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है वो देख लिया था। आज अपन बात करते हैं क्या ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। यूनिट फर्स्ट का ही आपका जो सेकंड टॉपिक है क्या है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, क्या होता है इसमें समझते हैं कि क्या होता है। इसमें आपको पास तीन टर्म आती है। तीन टर्म कौन कौन सी? एक तो आती है आपके पास डी क्यू। कौन कौन सी टर्म आती है समझना इसको। एक तो आती है डी क्यू जो क्या होती है निकाय की कुल ऊर्जा होती है। जो क्या होती है निकाय की कुल ऊर्जा होती है। निकाय की कुल ऊर्जा होती है। एक इसमें आती है आपके पास डी यू। एक क्या आती है आपके पास डी यू जिसे बोलते हैं निकाय की आंतरिक ऊर्जा। जिसे क्या बोलते हैं निकाय की आंतरिक ऊर्जा। एक आती है आपके पास पी डी डब्ल्यू या फिर आपका आता है डी डब्ल्यू। क्या आता है डी डब्ल्यू या फिर आप इसे लिख सकते हो क्या पी डी वी। इस तरीके से भी लिख सकते हो जिसे बोलते हैं दाब आयतन ऊर्जा। क्या बोलते हैं दाब आयतन ऊर्जा। ये तीन मीनिंग है आपके पास। ऊष्मागतिकी का जो फर्स्ट नियम है इन तीनों पर ही डिफाइन करता है। ये क्या कहता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी सिस्टम में उसकी जो टोटल एनर्जी होती है, तो टोटल एनर्जी आप जानते हो किससे लिखते हैं अपन डी क्यू से। तो कोई भी सिस्टम हो गया, सिस्टम की जो आपके पास कुल ऊर्जा हो गई या टोटल एनर्जी हो गई तो वो क्या होती है आपके पास डी क्यू। किसके बराबर होती है? वो कहता है कि जो निकाय की आंतरिक ऊर्जा होती है, जो इंटरनल एनर्जी होती है, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या है आपके पास डी यू। तो ये क्या होता है आपके पास डी यू। और किसके एड में होता है प्लस का दाब आयतन ऊर्जा यानी डी क्या डी डब्ल्यू, ये वाला होता है। अब आप जानते हो कि डी डब्ल्यू क्या होता है पी डी डब्ल्यू क्या होता है एक तरह से क्या कार्य इंटू क्या होता है दाब इंटू का आयतन होता है। यानी वॉल्यूम में जब चेंज होगा, यानी मान लो कि ये डब्ल्यू था, डब्ल्यू इज इक्वल टू आप कैसे लिखते हो इस तरीके से लिखते हो। यदि मैं इसमें वी में चेंज करूँ तो ये क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू होगा या नहीं होगा बताओ। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस का क्या आ जाएगा पी डी वी। ये आपका क्या कहलाता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। ये क्या कहलाता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। अब इसमें क्या पता लगेगा आपको, इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो। देखो इससे आप बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बेस पे न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे बन सकते हैं। कैसे? ये सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हो इसकी निकाय की जो आंतरिक एनर्जी है या सॉरी टोटल एनर्जी है क्यू डी क्यू वो निकाल सकते हो। सेकेंड टर्म इसकी आंतरिक ऊर्जा निकाल सकते हो। थर्ड टर्म में इसकी क्या निकाल सकते हो डी डब्ल्यू है वो किसके इक्वल है पी डी वी के, यानी यहाँ पे डी वी ये वाली टर्म भी निकाल सकते हो या फिर किया गया कार्य निकाल सकते हो किसका डी डब्ल्यू। तो आप देखो यहाँ पे डी क्यू क्या क्या टर्म निकाल सकते हो। फर्स्ट तो निकाल सकते हो आप डी क्यू। फर्स्ट क्या निकाल सकते हो आप डी क्यू। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वहीं से आप निकाल सकते हो। तो और प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी निकाय की जो कुल ऊर्जा होती है वो निकाय की आंतरिक ऊर्जा उसके दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। क्या होती है? कोई निकाय की कुल ऊर्जा होती है वो निकाय की आंतरिक ऊर्जा प्लस की उसकी दाब आयतन ऊर्जा। अब ये आप कहोगे कि दाब और आयतन ऊर्जा क्या होती है, तो दाब आयतन ऊर्जा जैसे आप डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखते हो दाब इंटू आयतन लिखते हो, यानी कार्य बराबर क्या लिखते हो दाब इंटू आयतन। यानी दाब इंटू आयतन में जो भी चेंज होगा वो क्या होगा एक कार्य में चेंज देगा। तो वही अपन डिफाइन कर रहे हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या पी डी वी। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास पी डी वी। ठीक है, अब अपन इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसे। मान ली कोई ये सिस्टम है, मान लिया क्या है आपके पास ये कोई सिस्टम है, इसके बीच में क्या लग रहा है आपका कोई पिस्टन लग रहा है। पिस्टन क्या होता है जानते हो आप? पिस्टन क्या होता है? ये आपके बीच में क्या लग रहा है कोई पिस्टन लग रहा है। पिस्टन क्या पी, ये क्या लग रहा है आपका कोई पिस्टन पी लग रहा है। अब आपके पास ये वाला कोई सिस्टम था, इसके बीच में क्या लग रहा है पिस्टन लग रहा है। तो आप जानते हो कि ये जो स्टेट है ये क्या है दो अवस्था में व्यक्त करेगा, एक तो ए में और दूसरा ए डैश में। किस में? ए में और ए डैश में। अब इसमें समझना आप कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले आपके पास क्या समझना है आपको कि कोई भी ऐसा सिस्टम लिया या मान लिया कि ये आपका क्या है कोई खोखला सिलेंडर है। क्या है आपके पास कोई खोखला सिलेंडर है।
क्या है आपके पास, कोई खोखला सिलेंडर है। अब देखो ये पिस्टन आगे पीछे भी हो सकता है, चालक कुचालक भी हो सकता है, सुचालक भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि जब ये अपन जैसे जैसे इस पिस्टन की अवस्था चेंज करते हैं, जब वो विराम अवस्था में होता है या गतिशील अवस्था में होता है, वो चेंज करते हैं, तो उसके बेस पे कौन सी अन्योन्य क्रिया होगी वो अपन को यहाँ से पता करना है। तो यदि मैं फर्स्ट की बात करूँ, फर्स्ट देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या लेता हूँ कि यदि जो आपका जो पिस्टन है वो क्या है, आपका कुचालक है। बताओ क्या है, आपका कुचालक है। क्या है आपका, सॉरी कुचालक मत मान लो, पहले क्या मान लो आप, सुचालक मान लो। क्या मान लो, सुचालक। पिस्टन क्या है आपका, सुचालक है। और क्या है आपका, विराम अवस्था में है। और क्या है आपका, विराम अवस्था में है। क्या है आपका, विराम अवस्था में है। अब देखो यहाँ पे जब ये दोनों केस मानते हैं अपन, क्या पिस्टन कैसा हो गया, सुचालक हो गया, सुचालक हो गया। अब सुचालक से क्या पता लगेगा कि ये चालक है, इसका मतलब इसमें उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। क्या बता सकते हो आप, यदि कोई पिस्टन क्या है, सुचालक है, सुचालक है, इसका मतलब वहां पे उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। एक जगह से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उष्मा जा सकती है, आ जा सकती है, यानी उसका स्थानांतरण हो सकता है। क्यों, क्योंकि बीच में लग तो रहा है अवरोधक, पर वो अवरोधक कैसा है आपका, सुचालक है, यानी पिस्टन कैसा है आपका, सुचालक है। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, ये वाला उष्मा का आदान प्रदान तो करेगा। क्या करेगा, अपना उष्मा का आदान प्रदान तो करेगा। तो इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूं कि उष्मा का आदान प्रदान करेगा। ठीक है, ठीक है, यहां से ये तो पता लग गया कि उष्मा का आदान प्रदान करेगा। अब दूसरी बात ये क्या है, ये क्या है आपका, विराम अवस्था में है। क्या है आपका, विराम अवस्था में है। जब ये कोई विराम अवस्था में है तो इसका मतलब ये कोई जो बाह्य पैरामीटर है, बाह्य पैरामीटर कौन सा, P हो गया, V हो गया, T हो गया, क्या इसमें ये कुछ चेंज करेगा क्या, क्या बताओ, ये उसमें कुछ चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, मान लो कि जस्ट एक कंसेप्ट ले लिया आपने, क्या ले लिया, वॉल्यूम ले लिया। ठीक है, वॉल्यूम ले लिया। अभी ये वॉल्यूम कैसा है, इस साइड भी इतना ही है और इस साइड भी इतना ही है। जब उष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, पर पिस्टन क्या है, यहाँ पे पिस्टन अपना क्या है, विराम अवस्था में है। तो पिस्टन की वजह से कोई इनमें चेंजेज आएगा क्या, नहीं आएगा। यदि आपका पिस्टन इधर आता तो वॉल्यूम कम होता, तो ये वाला वॉल्यूम बढ़ता। यदि पिस्टन इधर आता तो ये वाला वॉल्यूम बढ़ जाता, ये वॉल्यूम कम होता। बट यहाँ पे पिस्टन ही क्या है, विराम अवस्था में है। तो यहाँ पे जो बाह्य प्राचल रहेंगे या पैरामीटर रहेंगे वो क्या रहेंगे, नियत रहेंगे। प्राचल क्या रहेंगे आपके पास, नियत रहेंगे। जब ये वाला केस होता है, तो ये वाला केस आप पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हो कि जब कोई ऐसा केस आता है, उष्मा का विनिमय होता है और बाह्य पैरामीटर है वो क्या रहता है आपके पास, नियत रहता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उष्मीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं। उष्मीय अन्योन्य क्रिया क्या कहते हैं, उष्मीय अन्योन्य क्रिया। तो ये आपने पढ़ा है। तो देखो सेम यहाँ पे यही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, इसमें उष्मीय अन्योन्य क्रिया को व्यक्त करेगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट मैं ये मानता हूं कि जो आपका जो है पिस्टन वो कैसा है आपका, कुचालक है, कुचालक है। और जो पिस्टन है वो कैसा है, गतिशील अवस्था में है। कैसा है आपका, गतिशील अवस्था में है। जब कोई पिस्टन है वो क्या है आपका, कुचालक है और क्या है, गतिशील अवस्था में है। तो यहाँ से आप क्या दो पॉइंट बता सकते हो, बताओ यहाँ से आप क्या दो पॉइंट लिख सकते हो। जब कोई कुचालक है, पिस्टन ही कुचालक है, यानी कुचालक का मीनिंग है कि उसमें उष्मा का आदान प्रदान होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। कुचालक यानी वो बीच में एक अवरोधक है, उसमें वो से क्या होता है, जो उष्मा होती है वो इसमें से उसमें नहीं जा सकती। तो इसमें क्या होगा, उष्मा का विनिमय नहीं होगा, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, विनिमय नहीं होगा। ठीक है, ये तो ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या है, जो पिस्टन लिया वो कैसा है, गतिशील अवस्था में है। और आप जानते हो कि जब पिस्टन इधर आएगा या उधर आएगा, चाहे किधर भी जाए, यदि पिस्टन गतिशील होगा, यदि पिस्टन में कुछ ना कुछ गति करता है तो उसके बाह्य पैरामीटर क्या होंगे, चेंज होंगे। यदि इसमें मान लिया पिस्टन इधर आ गया तो इसका वॉल्यूम कम हो गया, उधर वाले का बढ़ गया। यदि उधर जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम उसका बढ़ेगा और उसका कम हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो बाह्य प्राचल है वो क्या है, यहाँ पे परिवर्ती है। क्या है, परिवर्ती। इसका मतलब ये पॉइंट क्या कहलाता है, ऐसा ये कौन सी अन्योन्य क्रिया कहलाती है जिसमें क्या हो, उष्मा का विनिमय नहीं होता और बाह्य पैरामीटर क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो ये भी आप जानते हो, ये आपकी कहलाती है क्या, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। पढ़ाई ये सभी अपन ने पढ़ रखा है, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। ठीक है, ऐसे ही आपका थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस क्या है आपके पास, थर्ड केस ये है कि आपके पास देखो ये जो उष्मा का जो है वो पिस्टन है वो कैसा है, सुचालक है। क्या है आपके पास, सुचालक है, सुचालक भी है। फिर वो कह रहा है कि गतिशील भी है। फिर वो कह रहा है कि
गतिशील भी है। तो जब कोई पिस्टन गतिशील भी होता है, सुचालक भी होता है, तो इसमें क्या क्या आएगा, ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सुचालक है तो ऊष्मा का विनिमय होगा। क्या होगा, ऊष्मा का विनिमय तो होगा। अब ये क्या है, गतिशील है तो बाय पैरामीटर को चेंज करेगा क्या, बिल्कुल हाँ। जब कोई पिस्टन गतिशील होता है तो वो बाय पैरामीटर को चेंज करेगा, तो ये क्या आ जाएगा, बाय प्राचल भी परिवर्ती होंगे। क्या होंगे, परिवर्ती होंगे। जब ये वाला केस अपने पास लागू होता है तो ये वाला क्या कहलाता है, ये वाला कहलाता है आपके पास व्यापक अन्योन्य क्रिया। क्या कहलाती है आपके पास, व्यापक अन्योन्य क्रिया, व्यापक अन्योन्य क्रिया। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि किसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है। तो ये एक जो एग्जाम्पल है वो क्या, इसी का एग्जाम्पल आता है। ये एक तरह से किसको डिफाइन करता है, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम को। अब ये फर्स्ट नियम तो केवल क्या कहता है, नियम तो ये कहता है कि जो अपनी टोटल एनर्जी होगी वो आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो ये अपन कहाँ से बेस निकालेंगे, इसका निकालेंगे यहाँ से ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, रुद्धोष्मीय अन्योन्य क्रिया और व्यापक अन्योन्य क्रिया। तो ये डिपेंड करेगा किस पर, इस पर। तो आप लगाइए फर्स्ट पॉइंट, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। फर्स्ट पॉइंट लगाइए आप, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, और उसमें लिखिए कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार निकाय की कुल ऊर्जा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार निकाय की कुल ऊर्जा निकाय की आंतरिक ऊर्जा तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा तथा निकाय की दाब आयतन ऊर्जा के योग के, निकाय की दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होता है। निकाय की दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होता है। तो लिख लो आप ये वाला फॉर्मूला, ये वाला डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी। और आप जानते हो कि जो डी डब्ल्यू होता है वो क्या होता है, पी डी वी के इक्वल होता है। तो ये वाली इक्वेशन लिख लो, और जहाँ करके ये भी लिख लेना, डी क्यू क्या है, कुल ऊर्जा, डी यू क्या है, आंतरिक ऊर्जा, डी डब्ल्यू क्या है, दाब आयतन ऊर्जा। और यहाँ पे यदि ऐसा लिखना हो तो ऐसा भी लिख लेना कि निकाय की कुल ऊर्जा में परिवर्तन। क्या, निकाय की कुल ऊर्जा में परिवर्तन, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और निकाय की दाब आयतन ऊर्जा में परिवर्तन। ये क्या बता रहा है आपको, परिवर्तन क्यों लिखा, क्योंकि आप इसको किस फॉर्म में लिख रहे हो, डी की फॉर्म में। तो डी की फॉर्म में क्या, ये आपका कोई डेरिवेटिव नहीं है, ये डी क्यू क्या शो कर रहा है, इसके अंतराल को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, इसके अंतराल को शो कर रहा है। तो अंतराल में क्या होगा, आपके पास यही टर्म आएगी। यदि आप इसको इस तरीके से लिखना चाहो डेल की फॉर्म में तो भी लिख सकते हो। कैसे, ये हो जाएगा आपका डेल क्यू, क्या हो जाएगा आपका डेल क्यू, डेल यानी ये वाला डेल क्यू हो जाएगा, डेल यू हो जाएगा, प्लस पी डेल वी हो जाएगा। इस टाइप में भी आप लिख सकते हो, बट आप अपन किसको लिखते हैं, अपन डी की फॉर्म में इसको लिखते हैं। लिख लीजिए इसे, पहले ये लिख लो फिर ये लिख लो। इसके बेस पे भी जो ये वाला जो आपका ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम है, इसके बेस पे भी कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो उसके न्यूमेरिकल भी अपन करेंगे। फिर लिखिए, इसमें बना दिया, लिख दिया ये लिखने के बाद ये वाला डायग्राम बना दीजिए। ये जो अपन एग्जाम्पल मान रहे और इसमें ये जो तीनों केस है वो मैं आपको लिखवाता हूँ थ्योरी में। तो पहले तो आप इसका ये वाला लिख दीजिए। ये आपको पता लग गया होगा किस बेस पे मैंने किया है। 3 केस माने हैं। जब पिस्टन क्या हो, सुचालक हो तो ऊष्मा का आदान प्रदान करेगा। विराम अवस्था में तो पैरामीटर नो चेंज। जब ऊष्मा क्या हो आपके पास, पिस्टन क्या हो, कुचालक हो यानी क्या हो, इंसुलेटर हो, तो इंसुलेटर में क्या होगा, गतिशील अवस्था में, और गतिशील अवस्था में मान दिया तो पैरामीटर को चेंज करेगा। गतिशील है तो कुचालक में तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करेगा।
थर्ड क्या है आपके पास, पिस्टन क्या है, सुचालक है और गतिशील है। गतिशील है तो पैरामीटर चेंज करेगा, सुचालक है तो एनर्जी में भी क्या करेगा, वो चेंजेज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो एनर्जी में चेंज होता है, तो एनर्जी के चेंज को ही अपन क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम कहते हैं, क्योंकि ये भी क्या बता रहा है, कुल ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और दाब आयतन ऊर्जा में परिवर्तन को बता रहा है। इसलिए इस एग्जाम्पल को अपन कहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट नियम में लिखते हैं। लिखिए इसमें, ये डायग्राम बना दिया हो तो लिखिए इसमें कि अन्योन्य क्रिया को समझाने के लिए, अन्योन्य क्रिया को समझाने के लिए एक उदाहरण की कल्पना करते हैं। अन्योन्य क्रिया को समझाने के लिए एक उदाहरण की कल्पना करते हैं। अन्योन्य क्रिया को समझाने के लिए एक उदाहरण की कल्पना करते हैं। उदाहरण के रूप में एक खोखला सिलेंडर लेते हैं। उदाहरण के रूप में एक खोखला सिलेंडर लेते हैं। एक खोखला सिलेंडर लेते हैं और इस सिलेंडर में पिस्टन P उपस्थित है। और इस सिलेंडर में पिस्टन P उपस्थित है। और इस सिलेंडर में पिस्टन P उपस्थित है। यह पिस्टन निकाय A व A', यह पिस्टन निकाय को A व A' में वर्गीकृत करता है। यह पिस्टन निकाय को A व A' में वर्गीकृत करता है। नई लाइन से लिखना, माना खोखले सिलेंडर में उपस्थित पिस्टन, माना खोखले सिलेंडर में उपस्थित पिस्टन P ऊष्मीय सुचालक पदार्थ से निर्मित है। माना खोखले सिलेंडर में उपस्थित पिस्टन P ऊष्मीय सुचालक पदार्थ से निर्मित है। माना खोखले सिलेंडर में उपस्थित पिस्टन P ऊष्मीय सुचालक पदार्थ से निर्मित है और यह पिस्टन P विराम अवस्था में उपस्थित है। और यह पिस्टन P विराम अवस्था में उपस्थित है। ये अपन ने क्या लिखा है, फर्स्ट वाला केस लिखा है, चाहो तो आप फर्स्ट पॉइंट लगा देना पहले ही। माना खोखले सिलेंडर में उपस्थित पिस्टन P ऊष्मीय सुचालक पदार्थ से निर्मित है और यह पिस्टन P विराम अवस्था में उपस्थित है। और यह पिस्टन P विराम अवस्था में उपस्थित है। तो इस अवस्था में खोखले सिलेंडर में, तो इस अवस्था में खोखले सिलेंडर में ऊष्मा का विनिमय होगा, ऊष्मा का विनिमय होगा, ऊष्मा का विनिमय होगा तथा बाह्य प्राचल नियत रहेंगे, तथा बाह्य प्राचल नियत रहेंगे। ऊष्मा का विनिमय होगा तथा बाह्य प्राचल नियत रहेंगे। तो यह ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया को व्यक्त करेगा। तो यह ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया को व्यक्त करेगा। तो यह ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया को व्यक्त करेगा। फर्स्ट पॉइंट लिखा है जो अपन ने बोर्ड पर लिखा था, वही सेम थ्योरी में लिखा है। दूसरा पॉइंट लगाओ कि यदि खोखले सिलेंडर में उपस्थित पिस्टन, दूसरा पॉइंट लगा के लिखो कि यदि खोखले सिलेंडर में उपस्थित पिस्टन कुचालक पदार्थ से निर्मित हो, यदि खोखले सिलेंडर में उपस्थित पिस्टन P कुचालक पदार्थ से निर्मित हो, कुचालक पदार्थ से निर्मित हो और यह गतिशील अवस्था में उपस्थित हो, और यह गतिशील अवस्था में उपस्थित हो, तो सिलेंडर में होने वाली क्रिया, तो सिलेंडर में होने वाली क्रिया रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया होगी। तो सिलेंडर में होने वाली क्रिया रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया होगी। रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया होगी क्योंकि खोखले सिलेंडर में, क्योंकि खोखले सिलेंडर में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, क्योंकि खोखले सिलेंडर में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा और बाह्य प्राचल परिवर्तित रहेंगे।
और बाह्य प्राचल परिवर्तित रहेंगे, और बाह्य प्राचल परिवर्तित रहेंगे। फिर लिखो थर्ड नियम लिखो कि माना खोखले बेलन में उपस्थित क्रिस्टल P, माना खोखले बेलन में उपस्थित क्रिस्टल P उष्मीय सुचालक पदार्थ से निर्मित है, उष्मीय सुचालक पदार्थ से निर्मित है एवं यह गतिशील अवस्था में उपस्थित हो तो, एवं यह गतिशील अवस्था में उपस्थित हो तो, एवं यह गतिशील अवस्था में उपस्थित हो तो, थर्ड पॉइंट में लिख रहे हैं अपन ये, तो इस अवस्था में होने वाली क्रिया, तो इस अवस्था में होने वाली क्रिया व्यापक अन्योन्य क्रिया होगी। तो इस अवस्था में होने वाली क्रिया व्यापक अन्योन्य क्रिया होगी, क्योंकि सिलेंडर में ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, क्योंकि सिलेंडर में ऊष्मा का आदान प्रदान होगा एवं बाह्य पैरामीटर परिवर्तित होंगे, एवं बाह्य प्राचल परिवर्तित होंगे, एवं बाह्य प्राचल परिवर्तित होंगे। एवं बाह्य प्राचल परिवर्तित होंगे। तो ये आपका क्या था, उष्मागतिकी का फर्स्ट नियम था। इसका एक एग्जांपल माना है और उसमें अपन ने कौन कौन सी व्यापक अन्योन्य क्रिया होगी वो देखा है कि इसमें एक खोखले सिलेंडर और उसमें क्या लिया है अपन ने, पिस्टन को लेते हुए अपन ने ये तीनों पॉइंट को क्या किया है, क्लियर किया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, उष्मागतिकी का फर्स्ट नियम हो गया। उसके बाद अपन बात करेंगे इसमें कुछ एनर्जी डिफाइन होती है, कुछ अलग टाइप की एनर्जी होती है, वैसे उसको डिफाइन तो अपन बाद में करेंगे, बट आपके क्या एक मैक्सवेल समीकरण का टॉपिक आता है, तो मैक्सवेल समीकरण के टॉपिक में उनका डेफिनेशन का आपको ध्यान होना जरूरी है। इसलिए अपन उसको क्या करते हैं, पहले उस तीनों डेफिनेशन है कुछ एनर्जी की, कुछ अलग टाइप की एनर्जी होती है, यानी वो एनर्जी का ही एक तरह से रूप है, तो वो अपन लिख लेते हैं पहले डेफिनेशन के रूप में, फिर अपन उसको क्या करेंगे मैक्सवेल समीकरण में उनका यूज लेंगे, तो आपको कठिनाई नहीं लगेगी उसमें। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लगाइए हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। फर्स्ट पॉइंट लगाइए आप हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। क्या लगाइए, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। फर्स्ट लगाइए आप हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। फिर इसमें लिखिए, डेफिनेशन लिख लीजिए पहले कि उष्मागतिकी भौतिकी में समतापी निकाय के द्वारा किया गया कार्य, उष्मागतिकी भौतिकी में समतापी निकाय के द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। समतापी निकाय के द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह ऊर्जा हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा कहलाती है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपके पास, F = U - का TS। अब यहाँ पे देखो F तो क्या है, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा है। F क्या है आपके पास, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा है। U क्या है आपके पास, आंतरिक ऊर्जा है। U क्या है आपके पास, आंतरिक ऊर्जा है। T क्या है आपके पास, ताप है। और S क्या है आपके पास, एंट्रोपी है। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि समतापी निकाय, अब आप कहोगे कि ये समतापी निकाय क्या होता है, तो ऐसा निकाय जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है, वो क्या रहता है आपका समतापी निकाय, जिसे बोलते हैं आइसोथर्मल। क्या कह रहा है अपन, इसकी डेफिनेशन लिखी तो क्या लिखा कि समतापी निकाय के द्वारा, क्या लिखा है अपन ने
कि समतापी निकाय के द्वारा जो कार्य किया जाता है, क्या लिखा है, समतापी निकाय के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही आपका क्या कहलाता है, ऊर्जा के रूप में परिभाषित होता है। तो समतापी निकाय में क्या रहता है आपके पास, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। तो जब इस आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं, जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वही क्या कहलाता है, समतापी निकाय कहलाता है। और उस निकाय के द्वारा जो ऊर्जा परिभाषित होती है वही क्या होती है आपकी, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा होती है। इंग्लिश में भी इसे यही बोलते हैं, इसका यही नाम है, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। ठीक है, तो आप इसमें भी यही बोलते हो, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। और यही क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है F = U - का TS। तो ये वाला फॉर्मूला लिख लो और ये चारों टर्म लिख लो कि इसमें कौन सी टर्म क्या डिफाइन कर रही है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपके क्या आएगा, मैक्सवेल की समीकरण को फाइंड आउट करने में काम आएगा। लिखिए, फिर लिखो सेकंड पॉइंट, एंथैल्पी। सेकंड पॉइंट लिखो, एंथैल्पी। सेकंड पॉइंट लिखो, एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, पहले तो अपन ने क्या किया, जो हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा था उसमें क्या लिखा कि समतापी निकाय होता है, उस निकाय के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाता है, आपकी हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा कहलाती है। बट यहाँ पे क्या है कि समतापी निकाय की ऊर्जा, यानी समतापी निकाय की जो कुल ऊर्जा होती है, दोनों वर्ड अलग अलग है। देखो वहां पर क्या था, समतापी निकाय के द्वारा किया गया, समतापी निकाय के द्वारा किया गया। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि समतापी निकाय की, यहाँ पे क्या कह रहा है, समतापी निकाय की जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, आपकी एंथैल्पी कहलाती है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, समदाबी निकाय में क्या, आंतरिक ऊर्जा, और उसके दाब आयतन ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इन दोनों का जो ऐड होता है वही क्या कहलाता है, आपका एंथैल्पी कहलाता है। तो इसमें मैं ये भी लिख सकता हूँ, समदाबी निकाय की आंतरिक ऊर्जा और समदाबी निकाय में जो ये दाब ऊर्जा में परिवर्तन होगा, उन दोनों का जो ऐड होगा वो किसके बराबर होगा, एंथैल्पी के बराबर होगा। तो इसमें लिखिए एंथैल्पी लगाकर, ऊष्मागतिकी भौतिकी में, ऊष्मागतिकी भौतिकी में समतापी निकाय की कुल ऊर्जा, ऊष्मागतिकी भौतिकी में समतापी निकाय की कुल ऊर्जा एंथैल्पी कहलाती है। ऊष्मागतिकी भौतिकी में समतापी निकाय की कुल ऊर्जा एंथैल्पी कहलाती है। कुल ऊर्जा एंथैल्पी कहलाती है। अर्थात समदाबी निकाय में, अर्थात समदाबी निकाय में निकाय की यांत्रिक ऊर्जा, अर्थात समदाबी निकाय में निकाय की यांत्रिक ऊर्जा, अर्थात समदाबी निकाय में निकाय की यांत्रिक ऊर्जा एवं दाब आयतन ऊर्जा का योग, एवं दाब आयतन ऊर्जा का योग एंथैल्पी कहलाता है। एवं दाब आयतन ऊर्जा का योग एंथैल्पी कहलाता है। इसे कैपिटल H से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल H से व्यक्त करते हैं। तो ये लिख लो, H = U + PV। U क्या है यहाँ पे, आंतरिक ऊर्जा, PV क्या है, दाब आयतन ऊर्जा, H क्या है, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी भी क्या है, आपकी एक तरह से एनर्जी ही है। किसकी एनर्जी है, आइसोथर्मल की एनर्जी है। यानी वहां पर क्या था, समतापी निकाय के द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में होता था। यहाँ पे समतापी निकाय की जो कुल ऊर्जा है वो क्या है, एक तरह से एंथैल्पी है।
लिख दिया। नेक्स्ट लिखो गिव्स मुक्त ऊर्जा, थर्ड पॉइंट लगा लो, गिव्स मुक्त ऊर्जा। थर्ड पॉइंट लगाओ गिव्स मुक्त ऊर्जा। इसमें लिखो गिव्स मुक्त ऊर्जा में कि किसी समतापी एवं समदाबी निकाय के द्वारा, किसी समतापी एवं समदाबी निकाय के द्वारा, किसी समतापी एवं समदाबी निकाय के द्वारा दाब आयतन ऊर्जा के अतिरिक्त किया गया कार्य, किसी समतापी एवं समदाबी निकाय के द्वारा दाब आयतन ऊर्जा के अतिरिक्त किया गया कार्य ऊष्मागतिकी भौतिकी में किसी समतापी एवं समदाबी निकाय के द्वारा दाब आयतन ऊर्जा के रूप में या दाब आयतन ऊर्जा के अतिरिक्त, दाब आयतन ऊर्जा के अतिरिक्त किया गया कार्य ऊष्मागतिकी भौतिकी में एक ऊर्जा के रूप में परिभाषित होता है, एक ऊर्जा के रूप में परिभाषित होता है और यह ऊर्जा गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है, और यह ऊर्जा गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। U यहाँ पे क्या है, आंतरिक ऊर्जा है, S क्या है, एंट्रोपी है, T क्या है, टेम्परेचर है, P क्या है, दाब है, V क्या है, आयतन है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि समतापी और समदाबी निकाय की जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, आपकी गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है। और इसमें जो PV होता है ये क्या आपका एक तरह से अतिरिक्त कार्य है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो अपने फर्स्ट लिया था G इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या लिया था, G इज इक्वल टू U माइनस का TS, या क्या लिया था, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, क्या लेती है आपने, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या एक इसी का रूप है, बट इसमें एक अतिरिक्त कार्य हो रहा है, कौन सा हो रहा है, PV। तो ये PV इसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो जैसे इसमें यदि PV ऐड होता है तो ये क्या बन जाता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। PV नहीं होता तो क्या कहलाता है, आपका हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो ये तीनों टर्म आपको याद रखनी है हमेशा के लिए, क्योंकि ये टर्म आपकी कई बार यूज होने वाली है। फर्स्ट क्या है आपके पास, G इज इक्वल टू U माइनस TS, सेकेंड क्या है आपके पास, H इज इक्वल टू U प्लस PV, थर्ड क्या है आपके पास, U माइनस ST प्लस PV। तो ये आपकी तीनों डेफिनेशन है, और इन तीनों डेफिनेशन, ये तीनों डेफिनेशन है, इसके फॉर्मूले के बेस पे अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। मैक्सवेल समीकरण के नाम से टॉपिक है आपका, कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी BSc की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में मैक्सवेल समीकरण के साथ। आप सभी को धन्यवाद।